दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर संपूर्ण एनसीईआरटी की तैयारी कराई जा रही है। 6 to 8 एनसीईआरटी संपूर्ण एनसीईआरटी की तैयारी कराई जा रही है, जिससे पेपर 2 की आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी एवं पेपर 1 में जो ईवीएस रहता ना, उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भूगोल पढ़ोगे तो उसी में से आता है, इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। एवं संडे वाइज आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और थ्योरी वाइज एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरा सीटेट का पेपर आता है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली ना 1 से 8 तक, तो उसका एग्जाम दोनों ही क्लियर हो सकते हैं। तो इस चैनल पर एनसीईआरटी कराई जा रही है एवं संडे वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि आपने कितना अचीव किया, कितना आप उससे कर पा रहे एवं हेल्पफुल रहेगा। अभी से आप प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाओगे, आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार का पेपर में आता है और किस प्रकार के आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो एवं थ्योरी पढ़ रहे हो। तो आप समझ पाओगे, उससे आप अपना आंकड़ा लगा पाओगे कि हाँ, आप इतने तक पहुंच पाए, इतने क्वेश्चन आंसर लगा पाते हो अभी से, क्योंकि आप संडे वाइज लगाओगे प्रीवियस ईयर के पेपर एवं डेली चलेगी थ्योरी वाइज एनसीईआरटी, तो आपका तो कंप्लीट है कि आप पेपर निकाल ले जाओगे। आपके हर संडे को, पहले संडे को एक पेपर लग गया, तो आप इसी पर प्ले लिस्ट बना दी गई है इसी चैनल पर एवं प्ले लिस्ट में हर प्रकार से हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी सब अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। तो आप इस पर जाकर चैनल पर देख लीजिए एवं सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके डेली, और डेली आप क्लास ले सको और आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, कल ही आया है, तो 3 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं सीटेट के, और 23 नवंबर तक भरे जाएंगे और 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी डेली 1-1 घंटा, ज़्यादा नहीं 1 घंटा प्रीवियस ईयर को देना है। और आपका जो थ्योरी वाइज क्लासेस चलती हैं वो ज़्यादा की नहीं होती, 30-40 मिनट की होती हैं, तो वो लेते जाइए डेली, तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए आपको हर हफ्ते वाइज के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, जिससे आपका नॉलेज बना रहे, आपको पता चलता रहे कि किस टाइप के पेपर आते हैं और किस टाइप से आएंगे। तो आपको, क्योंकि देखो, आप टाइम दोगे तभी एग्ज़ाम निकाल जाओगे। एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, तो आपको एनसीईआरटी घोल के पीना है, जो आपको समझाई जाती है स्टोरी वाइज समझाई जाती है, इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप डेली वाइज देखिए एवं इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और सभी स्टूडेंट को पता चले उनका भी, क्योंकि 1-2 नंबर से रह जाते हैं बेचारे, कुछ नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि या तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के ही चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ते तो कैसे आप वो पास हो पाएंगे, क्योंकि थ्योरी से पूछा जाता है संपूर्ण। आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आप पेपर लगा पाओगे, चाहे प्रीवियस हो चाहे एमसीक्यू कोई भी हो, तभी आप पेपर लगा पाओगे। तो थ्योरी पढ़ना देखो इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़िए, क्योंकि देखो कोई बताता कि आप पेपर लगा लोगे पास हो, जिसका दिमाग पहले से प्रिपेयर रहता तो वो लगा के निकल जाता है, और जिसका नहीं रहता उसका क्या होगा। इसलिए उसको पढ़ना ही पड़ेगा और संपूर्ण पढ़िए। और इस चैनल पर संपूर्ण ही तैयारी मिलेगी आपको, और प्ले लिस्ट बना दी गई है और डेली क्लासेस लगेंगी। शाम को 8 बजे आपकी क्लासेस डल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि ये क्लासेस बड़ी हो जाएगी। इसमें आपके जो पेपर 2 का है ना, सोशल साइंस से, देखो पेपर 2 की जो तैयारी कर रहा बन तो उसका वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि 2 एक थोड़ी ऊपर लेवल की तैयारी, जिससे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन हर चीज़ अच्छे डिटेल से समझते हैं, तो बन तो वैसे ही निकल जाता है। क्योंकि बन में क्या अलग है, बन में ईवीएस तो सोशल साइंस से ही आ जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी में सब रहता है वही आ जाता है ईवीएस में, ठीक है। फिर रही पेडागोजी, तो पेडागोजी उसमें भी आती है, इसमें भी आती, ठीक है। इंग्लिश उसमें भी आती, इसमें हिंदी उसमें भी आती है, बस मैथ अलग हो जाती। तो आपको क्वालिफाइंग नेचर का है एग्जाम, आपको वो नहीं करना है कि आपको मेरिट लिस्ट के लिए दौड़ना है। आपके 90 अंक आ गए तो आप पास हो गए, इसलिए आप 130 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से पास हो जाओगे। इसलिए चलो टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन पेपर लगाते हैं हम। आज प्रीवियस ईयर का पेपर लगवाया जाएगा, क्योंकि संडे वाइज डलते हैं, मतलब हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया जाएगा और डेली थ्योरी चलेगी। तो आपको इस चैनल पर सब दिया जाएगा, इसलिए आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली वाइज आपको कंटिन्यू हर क्लासेस मिले और सभी को इससे लाभ मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। बाल विकास एवं शिक्षा छाप पहला पोर्शन लगाने जाए, 3 पोर्शन है तो वो पूरे लगाएंगे। 30 नंबर के ये रहते हैं, और 60 नंबर का आपका सोशल साइंस रहता है, तो उसको लगाते हैं। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो
आवधान व स्मृति नहीं, शारीरिक प्रणाली की क्रिया नहीं, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल नहीं। ये क्यों नहीं है? संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। संवेगात्मक, संवेगात्मक यानी बच्चों में संवेग संवेग रहता, तो वो आएगा हमारा अंत व्यक्तित्व कौशल, क्योंकि संवेग संवेग हमारे अंदर होता है, अंत यानी अंदर, अंत व्यक्तित्व अंदर, व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक कौशल। इस प्रकार से आप रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको आराम से आएगा। और आप डेली क्लासेस लोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि जंजी व जंजी जुड़ती जाती है, आपको पिछली क्लास का उससे जुड़ता जाता है, आपको अच्छे से समझ आएगा अगर डेली क्लासेस लोगे। क्योंकि आप एक लोगे एक नहीं लोगे तो कैसे समझ आएगा आपकी, कैसे आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक जंजी जुड़ जाती है कि पिछली क्लास से थोड़ा थोड़ा इससे संबंधित आप पढ़ सकते हो। निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित प्रभावित करते हैं? निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? तो हमारे कौन कौन से? पहला आनुवांशिकता, हाँ आनुवांशिकता हो सकता है, पहला आनुवांशिकता एवं दूसरा है क्या? भौतिक वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। हमारे ये तीनों ही है। आनुवांशिकता होती है बच्चों के विकास के लिए, भौतिक वातावरण ही होता है प्रभावित करता है, मतलब बच्चों के विकास को निर्धारित करने के लिए क्या क्या प्रभाव, आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर आएगा क्या? फोर्थ में ABC तीनों तीनों ही हमारा आंसर आ जाएगा। और हाँ, आपको जिससे कि बुक्स खरीदना, एक खरीदना वो खरीद नहीं, यहीं से नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसी चैनल पर लगाइए और आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। अब हमें पढ़ना है क्या? कथन। कथन दिए जाते हैं, कथन के अनुसार भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सीखने में, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर तर्क है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। और अब है, चलो ये हो गया कथन। अब हम इसके देखते हैं आंसर। ये और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। नहीं, ये तो गलत हो रहा। ये और दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए की नहीं, ये भी नहीं, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है लेकिन आर। इसका आंसर देखो, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर पहले लगा चुकी हूँ और आपको अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से समझ लिया है आपको किस प्रकार का कंटेंट देना है, आपको किस प्रकार से आप पेपर निकाल पाओगे। तो इसका अभी तक कोई आंसर नहीं बन पा रहा है, तो ये आंसर अभी नहीं बन पा रहा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका आंसर निश्चय नहीं हो पा रहा है। मैंने उसमें बुक्स में भी देखा, हर जगह देखा, तो उसका आंसर नहीं हो पा रहा है। जिससे अगर देखो, ये भी होता है, एक क्वेश्चन गलत आ रहा तो सबके मार्क्स कटेंगे, केवल आपका ही नहीं कटेगा, तो सबके मार्क्स जुड़ेंगे तो सबके कटेंगे, क्योंकि वो गलत है तो सबके कटेंगे, वो हट ही जाएगा। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है? जो माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षी यानी आसपास की बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है? भूमिका दोनों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो गलत है। परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है, कैसे नहीं होती है? समकक्षियों की महत्वपूर्ण नहीं, दोनों की, ये तो गलत हुआ। समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं होती, परिवार की भूमिका नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखो, बच्चों के विकास के लिए दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, परिवार की एवं समकक्षियों की। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों की अलग अलग है परंतु दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो गलत था। फोर्थ सही है हमारा आंसर। इस प्रकार से थोड़ा डिटेल्स में आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाती जा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं है। आपको थ्योरी पढ़ा रही ना, थ्योरी जाके देख लीजिए आप, और आपको फिर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। और कौन कितने कितने लगा पा रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इतने में से 90 में से कितने ला पा रहे हैं मार्क्स, तो आप बताना कमेंट करके। चलो, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचना कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? जब विद्यार्थी तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए बिना विवेचना कर लेता है, तो पियाजे के अनुसार वो किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में? तो वो देखो, औपचारित्मक नहीं, पूर्व संज्ञात्मक नहीं, मूर्त नहीं, वो मूर्त है। देखो, संवेदी गमक नहीं। देखो, तर्क बच्चा जब ही करता है जब मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में आ जाता है, तभी तर्क का वह सही से विवेचन कर पाता है। पियाजे के अनुसार
तर्क का वो सही विवेचन कब कर पाता है? जब वो मूर्त संख्यात्मक व्यवस्था में आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा तीसरा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों के अनुसार होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच से मात्रात्मक रूप से नहीं, से बेहतर कम नहीं। तो सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जो वयस्क होते हैं ना, बड़े लोग, उनसे गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्योंकि गुण होते अपने अपने अलग अलग गुणों के अनुसार भिन्न होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों को रक्षा की जानी चाहिए। तो हमारा होगा यांत्रिक सापेक्षता नहीं, सजा और गंत, ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि सजा आ गई। और सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, ये सही है हमारा, क्योंकि कोहल वर्ग के अनुसार सामाजिक एवं सांस्कृतिक जरूरी है। उनकी पूरी नैतिक जो कहानियाँ उनमें सामाजिक पहले नंबर पे है। तो नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना, तो समझौते को शामिल होनी चाहिए। तो हमारा आ जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, यानी तीसरा ही आंसर आ जाएगा। तो चौथा गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर है लेव वाइगोत्स्की ने खालिस्तान सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो लेव वाइगोत्स्की ने व्यवहारवादी नहीं है, सूचना नहीं, मनोगतिकी नहीं। देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिस्थापित किया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, यानी दूसरा हमारा सही है आंसर। निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत है। बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए, गलत। बच्चों से तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा तो बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों इतने गलत हैं कि बहुत, कहीं भी आ जाए तो समझो एक गलत ही है, क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। उस चौथा है क्या? बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता देनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों को ना कि सजा, इनाम, ये सब नहीं देना चाहिए। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन करना चाहिए उनका, एवं उनकी सहायता करना चाहिए। तो हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा उसे धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना। निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यही है पाड़ का उदाहरण है निम्नलिखित में से। जब रोमा उसकी मदद धीरे धीरे करती है ना, और धीरे धीरे अपनी मदद कम करती जाती है, तो यह किसका है? पाड़ का ही उदाहरण है। चलो, पहला आंसर पाड़ ही हो गया। अब पढ़ेंगे हम कथन। एक प्रगतिशील कथन के अनुसार इसका आंसर देंगे। पहले कथन करेंगे, फिर इस प्रकार के से ही बहुत सारे आंसर आते हैं। तो चलो पहले फिर देखते हैं अपन इसमें से कथन सही कैसा। तर्क बताएगा कथन सही है गलत। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण। ये तो गलती हो गया, क्योंकि बच्चों पे नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। आजकल की बच्चों को नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ सकते बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। दोनों ही गलत है, क्योंकि नियंत्रण तो रखना ही नहीं है बच्चों पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ। ए और दोनों ही गलत है, दोनों ही नियंत्रण रखना ही चाहिए। कोई भी आंसर में ये आ गया ना कि बच्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए, तो समझो उस पर पहले नंबर ही गलत कर देना, पहले नंबर ही काट देना, उसको लगाना ही नहीं है आंसर। आपका जल्दी मिल जाएगा आंसर। अगर पॉजिटिव बोल रहा अगर पॉजिटिव ढूंढिए कि बच्चों पे नियंत्रण, बिल्कुल गलत। खालिस्तान वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि नहीं, शारीरिक गति और संविधान बुद्धि नहीं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं, भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ते हैं एवं वर्गीकरण कर पाते हैं, गहराई से भी पढ़ पाते। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आज, और तुम पूर्व ज्ञान जो पिछली क्लासेस देख के ये करोगे तो आपको अच्छे से समझ सकोगे, वो जोड़कर आप आंसर आराम से लगा पाओगे। इस प्रकार से हमारा फोर्थ हो जाएगा भाषाई बुद्धि। सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो। जैसे सहशिक्षा
कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है कि बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? ये तो देखो जेंडर वाइज देता है, ये पहले से ही दिया गया कि लड़कियों की तरह कमजोर मत बनो। ऐसे कैसे हो सकता? लड़कियों कैसे कमजोर आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि दोनों आजकल एक समान है, तुम बोल रहे कमजोर बन बनो। तो ये जेंडर रूढ़िवाद समता नहीं है, ये जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं, जेंडर समानता तो बिल्कुल भी नहीं है, ये है जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर आ जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। और ऐसा क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा आपको कि जेंडर के बारे में। निम्न में से कौन सतत व समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथकीकरण व नवीकरण नहीं, यह शिक्षकों को अपनी शिक्षा छात्र में मदद करने के लिए अवसर देता है। ये सही हो सकता है, क्योंकि शिक्षक अपने शिक्षा छात्र में मदद जरूर अवसर दे सकता है एवं यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनता है। हाँ, यह मूल्यांकन में सीखने का हिस्सा भी बन सकता है। यह डर चिंता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमारे बी और सी सही हो सकते, तो हमारा तीसरा आंसर सही है, बी और सी। और फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है कि बजाय सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? तो हमारा आंसर आएगा आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? नहीं, ये नहीं आएगा। समालोचनात्मक। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? नहीं। समालोचनात्मक पूछ रहा, तो उसके हिसाब से हमारा आएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नहीं। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि समाज में संपूर्ण में आदर्शों को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये है हमारा आंसर। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। हमारा पहला ही सही हो गया आगे बढ़ने की बजाय, तो हमारा पहला ही सही है। जब विद्यार्थियों को सफल बनाना है तो किस प्रकार से समावेशन करना चाहिए समूह के लिए? तो हमारा पहला सही, क्योंकि अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ उन्हें बनाना चाहिए। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उन्हें संस्कृति एवं पहलुओं में शामिल करना चाहिए। तो पहला ही हमारा आंसर अच्छा था और वो हो गया। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो समावेशी यानी इंक्लूसिव शिक्षा सहयोगी हो जाएगी, पहला ही हमारा आंसर है। क्योंकि पृथक्करण नहीं, नकारात्मक नहीं, नवीकरण, ये तो गलत ही है पूरी तरह। ये आ गए ना पॉजिटिव में, तो समझो गलत ही है अपनी। और सहयोगी शिक्षा, इस प्रकार से सहयोगी हमारा प्रथम आंसर सही है। फिर एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। तो हमारा यहाँ भी पहला ही आंसर हो गया, क्योंकि जैसे वो क्या बोल रहा है कि शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थी को, जो वंचित हो जाते हैं बेचारे विद्यार्थी, उन्हें समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें इंक्लूड यानी इकट्ठा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकारा जाए। जो भिन्न समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग करते हैं बच्चों को, तो इकट्ठा की जाए एवं उन्हें सभी बच्चों को महत्व दी जाए, ना कि कुछ ही बच्चों को, सभी को महत्व दिया जाए। तो इस प्रकार से समावेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी सब इकट्ठे हो जाएंगे। पहला ही आंसर हमारा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि तुम कितना अपने दिमाग से आप सही क्वेश्चन लगा पा रहे हो, तो वो सही हो सकता है। और कितने गलत कर पा रहे हो अपने निजी ज़िंदगी से जोड़कर, अपने ही बच्चों को कैसे आप ट्रीट कर पा रहे हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित कक्षा तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे पुरस्कार उसके सुस्वर पठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? तो ये डिसलेक्सिया होती है,
6-7 प्रकार के लेक्सिया होते हैं कि कौन लेक्सिया किसको इसकी क्लास भी ले ली जाएगी, आप कमेंट करके बताइएगा। तो नहीं तो इसमें सोशल साइंस ही संपूर्ण एनसीईआरटी कराई जाएगी, जिससे आपको इसकी क्लासेस हर जगह मिल जाएंगी, जिससे आपको पेपर 2 के लिए ये नहीं मिल पाएगा। तो कंटेंट के पूरा प्रीवियस ईयर का तो पूरा लगाया जा रहा है, एवं क्लासेस आपको सोशल साइंस की 6 to 8 की पूरी दी जा रही है। तो इसकी भी क्लासेस दे दी जाएगी आपको बोलो तो वो बोला पठन करने के लिए कहा जाए, सोच और पठन करने के लिए कहा जाए तो यह कौशल किसको दर्शाता है, किसके लक्षण है? डिस्ग्राफिया नहीं, डिस्ग्राफिया आ जाएगा हमारा लिखने के लिए, ठीक है। डिसकैलकुलिया तो ये आ जाएगा हमारा गणित के लिए, ठीक है। और डिसलेक्सिया आ जाएगा हमारा पठन करने के लिए यानी पढ़ने के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित है हमारा। और रचनात्मक क्या है? रचनात्मक क्या है? बिना उपके किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, ये तो बिल्कुल ही गलत। अपसारी ढंग से सोचने की संख्या यानी बहुत सारा सोचने की ढंग से सोचने की क्षमता, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। रचनात्मक क्या है? तो हमारा तीसरा सही है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हमारा पहला ही आंसर हो गया कि सामाजिक रचनात्मक क्या होता है? सक्रिय यानी सक्रिय रूप से सामाजिक क्रिया के रूप में सीखने को ही रचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रक्रिया कहते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ये तो गलत है। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, ये बहुत सही है, क्योंकि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीख रहे हैं हम, सराहना पाने के लिए नहीं, ना कि साइकिल पाने के लिए। हम पुरस्कार पाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, अपनी उत्सुकता से पढ़ते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है पढ़ना। और फिर है हमारा कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। और तर्क बोला कि भावना और सीखना परस्पर संबंधित है। तो ये दोनों ही सही लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, एवं आर भी एक ही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा दोनों ही सही है, पहला ही आंसर आ जाएगा हमारा। फिर है महारत उन्मुखी बौद्धिक है क्या? सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्तर व स्थायी है और बहुत ही आसान और लक्ष्य करते हैं या कोई। तो हमारा देखो इसमें से पहली बात तो आंसर सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ये सही है। मानते हैं कि क्षमता स्तर व स्थायी है, नहीं, ये गलत है। क्षमता स्थायी व स्थायी नहीं है। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं और कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, ये तो गलत ही हो गया। क्या बहुत ही आसान बहुत तय नहीं करते हैं? अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता मदद लेती हैं, तो हमारा ए और डी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा कि ए और डी सही है इसके। बच्चों के लिए हमारे दिमाग के ऊपर आंसर, हमारी मेमोरी क्या बोलती है, हमारी मेमोरी पॉजिटिव क्या लेती है, वो उस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आते हैं। कुछ टफ नहीं आते हैं कि तुम्हें रटना है कि कुछ करना है, मेमोरी पे रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसलिए तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि इस टाइप के पेपर आ रहे हैं, तो उसी टाइप का हम पढ़ते भी हैं और थ्योरी पढ़ लेते हैं और पेपर लगा लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं एग्जाम, क्योंकि हमें जड़ का पता चल जाता है कि इस प्रकार से पेपर आते हैं। इसीलिए डेली हफ्ते वाइज पेपर डाले जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल सके कि इस टाइप के आते हैं। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं, गलत है। तो उन्हें सजा शब्द जहाँ आ गया समझो गलत है, नजरअंदाज जहाँ आ गया समझो गलत है, क्योंकि बच्चे जो सोचते हैं उसके हिसाब बच्चों के अनुसार करना चाहिए जो करना चाहिए, और की अनुमति नहीं दी जानी, ये गलत है। उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को प्रश्न पूछें, जो बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन्हें और प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो और पूछें और उत्सुकता बढ़े, तो ये हमारा आंसर बहुत सही है, क्योंकि बच्चों के अनुसार ही हमें सब कुछ करना चाहिए। यही आ गया, पहले मारते थे बच्चों को, रटाते थे, वो नहीं करना है अब।
विद्यार्थी प्रभावी तरीके से सब सीखते हैं जब शिक्षक विद्यार्थी प्रभावी तरीके से सब सीखते हैं जब शिक्षक क्या करे कि उनके किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, एक गलत है। उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखते, एक गलत है। उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते, ये गलत है। ये क्या करना है भाई, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जहाँ आ जाए कि खोज करके अधिगम द्वारा उन्हें अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो ये बहुत सही, क्योंकि खोज आ गया इसमें पहला शब्द। खोज करके किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थपूर्ण पढ़ा है ना, तो उसे बेसिक से समझ आ जाएगा। तो हमारा चौथा आंसर सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और यह उदाहरण है, ये उदाहरण किसका है, आंसर देखते हैं कौन कौन सही निकलते हैं इसमें। तो कि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए खेल, अन्वेषण, व्यवहारिक गतिविधियों के द्वारा। चलो देखते हैं कौन कौन हमारा सही निकलता है। ये एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी। एक प्रगतिशील कक्षा में जिसमें बच्चों को करके सीखने का मौका, देखो किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि करके सीखने का अवसर दिया जाना है, वो करके सीखे अपने हिसाब से, और सक्रिय भागीदारी, तो वो तो पहले नंबर आपका सही ही माना जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन में आ जाए वो पॉजिटिव ढूंढना है, तो समझो वही आपका सही है, कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है बच्चों को करके सीखने के लिए। परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की प्रक्रिया भागीदारी है, ये तो गलत है। शिक्षक की प्रक्रिया भागीदारी नहीं हो सकती, सक्रिय बच्चों की हो सकती है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विद्यार्थियों से अधिगम कराने को महत्व देता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक है जो किताबी ज्ञान से हटकर उन्हें बाल केंद्रित इन बच्चों के अनुसार एक अच्छे से समझाने की, अच्छे से सिखाने की महत्व देता है अपने हिसाब से। और एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के लिए अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, कैसे, ये तो गलत ही होगा। जब बच्चों को शिक्षा की अन्य तरीकों की मतलब ज्ञान ही नहीं है उसे, तो वो कैसे बच्चों को शिक्षा देगा। तो हमारा पहला और सी नंबर का बिल्कुल सही है, तो हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। अब है कथन और तर्क। तो शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षा को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत लग रहा हमें, ये तो गलत लगा। किसी भी तरह की चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए, बच्चों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, ये तो दोनों ही गलत लग रहे हैं हमें। तो हमारी कुछ ना देखते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण, देखो बच्चों को सब प्रकार की भूमिका दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी प्रकार की नहीं दिखाना चाहिए, तो गलत ही है। तो हमारा ए और आर दोनों गलत है, ये आ जाएगा हमारा आंसर कि ए और आर दोनों गलत है हमारे। चलो आगे देखते हैं अब हम कि आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन। हमारी पेडागोजी खत्म होने वाली है, क्योंकि देखो 30वां क्वेश्चन आने ही वाला है, तो हमारी पेडागोजी खत्म हो जाएगी, फिर होगी सोशल साइंस स्टार्ट। छात्रों के बीच गहरी संप्रदात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अवधारणाओं को याद करने के लिए ध्यान देना चाहिए, याद तो करना ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, गलत है। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जाए। देखो पहले भी मैंने बता दिया, करके सीखना, करके सीखना बच्चे को बहुत पहले नंबर आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, तो हमारा यही सही आंसर, ना कि मौखिक। मौखिक तो पूरा ही गलत हो जाएगा, तो हमारा करके सीखने को बहुत सही आंसर माना जाएगा। फिर विविध भौतिक शिक्षक सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। तो हमारी शिक्षक सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को किस प्रकार की अवधारणाओं से सीखने की मदद मिलती है। तो ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम, जटिल से सरल नहीं। जो ठोस से अमूर्त में सीखते हैं ना बच्चों, जैसे अपन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसे मन में भी याद करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठोस देख लेते हैं, फिर हम उसे मन में भी स्मरण करते हैं, तो हमें वो कितनी अच्छी मदद मिलती है, याद भी हो जाता है जल्दी से। तो हमारी पेडागोजी यही होती है खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन वाले भाग 2, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। चलो अब लगाते हैं संगम साहित्य की रचना
जिसने थ्योरी करी है वो आराम से एग्जाम लगा, ये क्वेश्चन लगा पाएगा सोशोलॉजी के, और जो नहीं लगा पाएगा वो आगे के लिए पढ़ ही ले तो कुछ याद हो रह जाती हैं और कुछ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के पेपर में एग्जाम में आते हैं। देखो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, 90 लगवाएंगे आपसे। आप 90 क्वेश्चन लगाते गए ना हर हफ्ते वाइज तो आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। इसलिए तो थोड़ा 1 घंटे की क्लास हो जाए तो अभी कुछ नहीं जाता, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं। कुछ पेपर इसी में से उठ के आ जाते हैं आपके, जो आप लगाते हो वो ही आ जाते हैं आपके, सोचो। तो इसलिए लगाने में क्या जा रहा है आपका। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर में सम्मेलनों में की गई थी। मैंने ये पढ़ा चुकी हूँ, पता है इतिहास में, और इसका क्वेश्चन भी बता, मतलब थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप आराम से लगा सकते हो। संगम साहित्य की रचना में संकलन किस नगर में सम्मेलन ये किया गया था, तो हमारे मदुरै शहर में ये सम्मेलन किया गया था दोस्तों। तो मदुरै शहर में किया गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है। तो हमारे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो बिल्कुल सही है हमारा, कि हमारे बुद्ध ने, मैंने देखो थ्योरी में ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आप आराम से क्वेश्चन आंसर लगा ले जाओगे अगर थ्योरी पढ़ी हो। जिसने नहीं पढ़ी वो जाकर प्ले लिस्ट बन गई, आप पढ़ लीजिए, और उस पर लगाई जा रही डेली क्लासेस भी डलती हैं। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था, ये क्वेश्चन आता है बार बार। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया, ये गलत है अभी। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। और बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन में भी प्रभावित कर, ये गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, और नहीं ये सही है क्योंकि प्रभावित करता है बाद के जीवन में भी, ये बिल्कुल सही है। कर्म हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो हमारा 4th सही आ जाएगा ACD। इस प्रकार से थ्योरी पढ़ी है जिसने वो आराम से लगा पा रहा होगा, और जिसने नहीं पढ़ी वो नहीं, तो अभी भी पढ़ सकते हो, मौका हो। अभी 31 जनवरी को है ऑफलाइन मोड पर पेपर आपका, तो अभी तो आपको मौका दिया जा रहा है। तो अभी नवंबर दिसंबर में आप संपूर्ण तैयारी थ्योरी शायद पढ़ लीजिए, एवं आप जनवरी का जो मंथ रहेगा ना उसमें आपको जितने भी 20 दिन मिल रहे हैं तो आप पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, और अभी से भी हफ्ते वाइज लगाते रहिए, तो आपका बिल्कुल निकल सकता है आराम से। कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए और बी को पढ़ें तथा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू स्वराज्य को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू स्वराज्य के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, ये सही है। इस कुछ चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, टाइम ना गवाओ फालतू की बातों में, क्योंकि अभी अब बहुत कुछ क्वेश्चन करना है। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने में छूट भी दी गई, तो हमारा ये गलत है। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा, क्योंकि कुछ समय तक जारी था फिर हट गया था, तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई, ये तो बिल्कुल गलत। छूट तो नहीं दी गई थी उन्हें कर चुकाने से, कर तो उन्हें देना पड़ता था। तो हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है, बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। ये भी थ्योरी में मैं करा चुकी हूँ। तो यह मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। यह तमिल में लिखा गया, ये सही है कि यह तमिल में लिखा गया मणिमेखलाई। यह संत नार नामक कवि द्वारा लिखा गया, ये भी सही है, मैं पढ़ा चुकी है डिटेल्स में, पता है आपको। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, बिल्कुल सही, कोवलन तथा उसकी माधवी की बेटी की कहानी थी। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये तो बिल्कुल गलत है सरासर। तो हमारे 303 गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ABC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम क्या कि सॉरी दोस्तों ये सही से नहीं कुछ दिख रहा है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ, आपको देखने के तो सुनते जाइए और अच्छे से लगाते जाइए। अहोम लोग वर्तमान के समय में दक्षिण से आकर उत्तर पूर्व से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। जो उत्तर पूर्व इन सभी से आकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसे उसे क्या कहते हैं, उसे कहाँ कौन सी जगह को कहा जाता है। तो लाओस को कहा जाता है, लाओस कहा जाता है। जो लोग अहोम से आकर वर्तमान के समय में ब्रह्मपुत्र की घाटी में आकर बसे उन्हें लाओस कहा जाता है।
तो आपको दिखाई समझ नहीं आ रहा हो तो बोलती जा रही तो समझते जाइए। कुछ ही क्वेश्चन जो दिख नहीं रहे हो, बाकी सब दिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? तो हमारे निम्न में से कौन से कथन 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? तो हमारे हैं वह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, ये सही है। वह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, ये सही है। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। दोनों सही है। देखो मैं बोल के बता रही हूँ ना, मुझे समझ आ रहा है, आपको नहीं आ रहा तो आप लिखते जाइए या समझते जाइए। तो हमारे ये दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये और भी दोनों सही है। फिर है हमारा प्रचारकों ने सिरमौर में एक मिशन खोला। सिरमौर में एक मिशन खोला। उस समय वह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? तो वह था पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, हम आंसर देख लेते हैं क्योंकि आप आंसर करते जाओ क्योंकि ये आपको समझ नहीं आता। उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा, ये गलत है। आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा, ये गलत है। आदिवासी मुखिया ने गांवों के समूहों पर मलिकाना अधिकार बनाए रखे, ये सही है। मलिकाना अधिकार बनाए रखे। मुझे क्यों ये समझ आ रहा है? क्योंकि ये मैं पढ़ चुकी थ्योरी सारी, फिर आपको जो कंटेंट सही लगता वो दे रही हूँ, तो मुझे इसलिए अच्छे से समझ आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। फिर है हमारे इसमें से कि हमें इनमें मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो हम बताते हैं हमारा कौन सही है और इसकी जोड़ियां हम यहाँ नीचे देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा पहले का क्या है? पहले का है हमारा, पहले का आ जाएगा कलकत्ता मदरसा 1781 में। कलकत्ता मदरसा 1781 में। और बनारस संस्कृत कॉलेज आ जाएगा 1791 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1835 में। और वुडस स्पेंस आ जाएगा 1854 में। तो हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा 2143। तो हमारा आ जाएगा 2143 क्योंकि पहले का 2 और दूसरे का 1 और तीसरे का 4 और चौथे का 3, इस प्रकार से आ जाएगा हमारा आंसर। और जो थ्योरी पढ़ेगा तो ये क्वेश्चन आराम से लगा लेगा, थ्योरी के अनुसार वो समझते जाएगा पार्ट को तो लगा ले जाएगा आंसर। फिर है हमारा क्या? गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलाम किसने लिखी थी? उत्तर सही चुने। गुलाम किसने लिखी थी? गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसमें गुलाम किसने लिखी थी? तो हमारी गुलाम लिखी थी महात्मा गांधी नहीं, BR अम्बेडकर नहीं, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक। ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अब नीरेंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों में रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया गया और ऐलान किया कि इस प्रकार की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जन श्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों ही, क्योंकि ये दोनों कलाकारों के बारे में बता रहे हैं और दोनों की कलाकारियों की ये सही है और एक की व्याख्या भी वो कर रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ये सही है और एक की भी व्याख्या भी कर रहा है। फिर है पंडित देखूं मन में जानी। ये क्या है? पंडित देखूं मन में जानी, ये इसका आंसर। 1 मिनट। इसमें आ जाएगा आपका कि वो एक कहानी बता, इसके अनुसार आपको आंसर लगाना। पंडित देखी मन में जानी, कहूँ दो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी एक ही बात। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आपको लगोगे टाइम लगा, एक को लगाना जरूरी है। आप इस प्रकार के भी आप समझते जाइए जिससे आपको बहुत काम आएंगे। सबक बैठाएं छूती लेते की पाकी, छूती जीवन छूली आचन छूती जग उपजाए,
कहे कवि से छूती विरजित जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को उपयुक्त दोहे की व्याख्या छात्रों के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं? तो हमारे अनुसार चलो अब देखते हैं। पवित्रता, अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत मिलती है, गलत है। जन्म से नहीं मिलती है, आप पवित्र हो पवित्र है। इस प्रकार से आप दिमाग से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। पवित्रता, उसमें छुआछूत की बात हो रही है। पवित्रता तथा अपवित्रता काय की प्रकृति से निर्धारित होते हैं, ये सही है, क्योंकि जो कार्य होते हैं उनके अनुसार पवित्र और अपवित्र को हम सब मानते हैं, ना कि विरासत से मिलते हैं हमें। तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यमार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किस विधियों को अपनाते हैं? अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं हम लोग मानते। ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, क्योंकि ब्रिटिश जो विरोधी है उनके लिए अपने लिए बहस करना वो जरूरी मानते हैं। तो हमारा दूसरा सही माना जाएगा। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने सुसंता के बारे में अपनाया, वह किसने बना था? किसने बनाया था? तो आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग नहीं, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग, ये आंसर है। ये आंसर माना जाता है थ्योरी में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में के लिए बनाया गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित महाद्वीपों के आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ भूगोल में, और आपको समझ नहीं आई तो आप बताइए, और क्लास से दोबारा पढ़ा सकती हूँ, और पहले पढ़ाई थी वो आप देख लीजिए, उसी में जाकर नहीं आ समझे तो और पढ़ा दूँगी। तो इसका क्रम है, पहला तो देखो क्या बोल रहा वो कि महाद्वीपों को आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही यानी तो जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, इस प्रकार के। तो ये सभी के बारे में एक अलग से क्लास स्टडी है, महाद्वीपों के बारे में क्रम में कैसे हैं, तो आप जाकर देख लीजिए इसी चैनल पर। अफ्रीका है सबसे बड़ा, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप। इस प्रकार से ये लग रहा हमारा क्रम, क्योंकि वो नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा है अफ्रीका और सबसे छोटा है यूरोप, तो ये लग रहा हमारा आंसर। तो तीसरा है सबसे सही। और दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है कितने पर? तो हमारा ये सही है, क्योंकि 66.66 डिग्री पर दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। हमारा दूसरा सही है। ये सब पढ़ा चुकी हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो जाकर। किसी स्थान विशेष पर समय की समक्ष बगड़ना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्य की आवश्यकता होती है? तो पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये तब गलत है। स्थान विशेषता अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलना करना नहीं, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय, हाँ ये सही है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फुट। फिर पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच रेखा में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय होता है, तो 11 अप्रह समय होता है तब। निम्न में से कौन सा, ये सब समझा चुकी हूँ डिटेल्स में, आप जाकर देख लीजिए। यहाँ डिटेल्स में समझाऊंगी तो बहुत समय खा जाएगा, इसलिए टाइम लगा, तो डिटेल्स में यहाँ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा फिर। तो डिटेल्स वहाँ पढ़िए और पेपर यहाँ लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये ब्राज़ील कंपोस्ट, ये मैं डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ दोस्तों। ब्राज़ील कंपोस्ट उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लद्दाख के बारे में किन निम्न कथनों पर विचार डालिए? लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की, ये तो बिल्कुल गलत है, लद्दाख ऊंचाई पर है, कम पे नहीं जाना। तो लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, बिल्कुल सही। तो हमारा ए सी सही हो जाएगा, हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तीसरा, ए सी सही है। फिर हमारा निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वो कह रहा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है के बारे में बता। तो हमें सही सम्मिलित नहीं वाले ढूंढ। महाद्वीपीय संहति सिलिका और मैग्नीशियम के लिए, बिल्कुल गलत है। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्यूमिनियम, बिल्कुल गलत है। कोर क्रोड निकेल व लोहा के लिए, बिल्कुल गलत है। तो हमारे ये तीनों ही गलत है, तो हमारा
नहीं नहीं दोस्तों, एक तीनों ही गलत है, तो हमारा सही आंसर माना जाएगा क्या? हमारा माना जाएगा ये सभी। तीनों गलत पूछ रहा था वो, तीनों गलत, तो हाँ फुल सही माना जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण? तो भारत में मानसूनी पवनें होती ना, वो मौसमी पवनों का उदाहरण है। फिर भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ABC तीनों को पढ़कर आंसर देना है हमें। तो जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती तब तिरंगे उत्पन्न होती हैं, ये मैंने पढ़ा है डिटेल्स में, सही है। जब वह पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। तेज वायु चलन पर सोनामी उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। तेज वायु होती है, चलती है, तो सोनामी उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा आ जाएगा फोर्थ आंसर ABC तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ है? तो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग नहीं, ये याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग नहीं, वो पूछा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ है। तो गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग, ये बिल्कुल सही है हमारा फोर्थ। फिर है कथन AB पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं, तो ये गलत है, ये गलत है हमारा। कर्नाटक में सोने की निक्षेप हैं, ये सही है हमारा। कर्नाटक में सोने की निक्षेप बिल्कुल पाई जाती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? फोर्थ की, ये गलत है, B सही है। फिर है बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? बायोगैस एवं ईंधन में समान लक्षण क्या है? तो दोनों को बनाने में लगभग समान समय लगता है, नहीं। दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, नहीं। दोनों हरित गृह प्रभाव को कारण बन सकती है, बिल्कुल। बायोगैस ईंधन में समान लक्षण यह है कि दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है, तो हमारा तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह किसी से संबंधित है? तो छोटे भूखंड, साधारण औजार, संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो हमारा आंसर आ जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र, आंसर है इसका गहन निर्वाह कृषि। फिर नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें ढूंढना कौन सा, मैं यही तो सोची थी, मतलब थोड़े थोड़े लग रहे सही, तो हमें कौन कौन सही है ये देखना है इनमें से कि कौन कौन सही है। तो हमारा छोटे भूखंड और साधारण औजार, ये सही है हमारा। संघन जनसंख्या, ये सही है। अर्ध शुष्क गलत बैठ रहा, उसके लिए अधिक धूप वाले, तो हमारा AB और D सही है, हमारा C गलत बैठ रहा, तो हमारा आ जाएगा आंसर दूसरा ABD। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक कारण है? धर्म का अंतर, ये गलत है। मातृभाषा का अंतर, गलत है। आर्थिक स्तर का अंतर, ये सही है, क्योंकि विविधता, जो विविधता नहीं है, किसमें विविधता नहीं है, तो हमारी विविधता नहीं है बल्कि असमानता है, तो हमारा आर्थिक स्तर का अंतर सही है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, बिल्कुल। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ही गलत है। लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा AC यानी फोर्थ आंसर हमारा सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कानून, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया। राजद्रोह का कानून, ये नहीं। घरेलू हिंसा अधिनियम पारित, ये तो किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनियम अधिनियम कानून, ये पारित नहीं किया गया, तो ये हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं आंसर दीजिए। चलो, एक राज्य को GST वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। नदी के जल के बंटवारे में संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, तो हमारा B सही है। नदी GST के बारे में विवाद का मामला नहीं है दो राज्यों का, जबकि नदी का जो कावेरी नदी निकलती ना, तो तमिलनाडु एवं उधर कहाँ कर्नाटक, इन दोनों में राज्यों में है विवाद। कौन? नदी, कावेरी नदी के जल के बीच में विवाद है, तो हमारा आ जाएगा B सही यानी दूसरा सही आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है?
तो हमारी लेवर चौक शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी को मजदूरों को दर्शाती है। इस प्रकार से देखो दोस्तों, मैं क्यों लगा पा रही, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ी है। आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप भी क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे। दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था नहीं, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था है। ये सही है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था है। भारत में, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाई के बहुत समय हो जाएगा दोस्तों। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही। लोकतंत्र में अंतरिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों सही है दोस्तों। अगल बगल की कुछ आवाज़ आ रही हुई है तो उसको इग्नोर कीजिए, जो मैं पढ़ाई उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अपना लक्ष्य जो है उसी पर ध्यान देना चाहिए। फिर है हमारा आंसर, फिर से आ गया हमारा क्या, कथन के ऊपर आंसर आ गया। तो हमारा क्या है, रोनिक के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसर हो। लक्ष्मी लकड़ा 27 वर्षीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। तो इन उपयुक्त अर्थों में रूढ़िवाद धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के उपयोग कर सकते हैं। कौन सा है कि जो रूढ़िवादता को तोड़ सकता है? तो हमारा आंसर दूसरा सही है, क्योंकि 27 वर्षीय महिला भारतीय रेल में पहली बार इंजन चालक बनी। तो ये हमारा रूढ़िवादता को तोड़ता है कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। तो बी सही हो सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो जीवन आ जाएगा कि जीवन मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप, अधिकार मतलब स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के प्रकार के रूप में मान्यता है? तो जीवन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं दोस्तों। तो राजनीतिक लोकतंत्र ये भी सही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ये भी सही है, एवं कल्याणकारी राज्य ये भी सही है। ये तीनों आ जाएंगे नीति निर्देशक तत्व में। एवं पुलिस राज्य गलत है, वो नहीं आएगा उसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। फिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पहले शुरू किया था। किसने? तमिलनाडु ने, जो कि दक्षिण में है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो हमारा दूसरा आंसर सही है, लक्ष्य 02 के तहत कर रही है ये सब। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य, विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रभावी बनाने में सहयोग करना, विद्यार्थियों को ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना। ये सही है हमारा, क्योंकि वास्तविक जीवन को जोड़ करके आंक रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? अधिगमकर्ता के विश्लेषण आकलन कौशल का आकलन करता है। तो हमारा आंसर आएगा सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते, ऐसा क्यों होती है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तरह की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो इस सभी के आंसर इस प्रकार से माने जाएंगे कि हमारा कौन कौन सही है एवं कौन कौन नहीं है। तो हमारा इसमें से आंसर बी और सी सही है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में कितनी गर्मी बहुत होती है लेकिन भारी वस्त्र पहनते हैं लोग। और आज का सहारा हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था पहले। ये सच्ची कहानी। तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा सही है, बी और सी। फिर है हमारा क्या कि अधिगमकर्ता के संप्रदायों को प्रयोग में लाने के लिए कौशल का आकलन करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, तटों का निर्माण कैसे होता है? सही है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? और
जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। तो हमारे ये तीनों ही सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, फूड। फूड हमारा आंसर सही है, ABC। फिर है रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो ये आकलन में विश्वसनीय को बढ़ावा देते हैं, सही है। ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, सही। ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, तो हमारा सब सही नहीं है, जबकि सी गलत है। व्यक्तिपरकता को घटा देती हैं, गलत है। ये भी सही है, तो पहला आंसर सही है हमारा। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है मौखिक प्रदर्शन द्वारा, लिखित रिपोर्ट द्वारा। दोनों ही सही है, तो हमारा ये भी यानी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा द्वितीय स्रोत के रूप में जानी जाती है। फिर है कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। जो इतने कथन दिए, चिंता का विषय कौन सा हो सकता है, देखते हैं। स्रोत की प्रामाणिकता ये गलत है। पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता ये सही है, क्योंकि प्रासंगिकता है पाठ्यक्रम के लिए। उदाहरणों की मात्रा ये भी सही है। और रुचि उत्पन्न करना ये भी सही है कि रुचि उत्पन्न करना, तो हमारे BCD सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ की BCD सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विधा विशिष्ट सेंसिंग। तो हमारा हो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित सही आंसर है। फिर है हमारा सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? तो परीक्षा का भय दूर करना, ये तो गलत है। विषय वस्तु रटने से बचाना, शिक्षकों को निश्चय से दूर रखना ताकि छात्र पुस्तक का उत्तर ढूंढ सके, बिल्कुल गलत है। भय नहीं करना और शिक्षकों को दूर नहीं, तो हमारा दूसरा क्या पूछा सकता है, खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? जो खुली पुस्तक है वो विषय वस्तु को रटने से बचाना, तो हमारा ये सही है कि विषय वस्तु को रटने से बचाना है, ना कि भय करना, ना कि रटना, ना कि दिखाना। ये गलत है, हमारा दूसरा सही है। फिर हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों को सामना किया है उन पर संवेदनशील और जागरूकता प्रोत्साहन किया जा सकता है। कौन सा आंसर सही है माना जाएगा हमारा? तो हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, जैसे ये विद्यार्थियों की से अच्छी हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा दोस्तों कुछ मिस्टेक आवाज़ें आ रही थी, इसलिए थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक गए, तो आप टेंशन मत लीजिए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता अच्छे से। परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे क्या देंगे? तो एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, एक परिकृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष, एक डिटर्जेंट बेचन में कपड़े धोती महिला, वस्तुओं के बेचन में काम करती महिला। तो चुनौती देने के लिए क्या देंगे हम? रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण में तो हम देंगे गाड़ी बेचती महिला, क्योंकि सबको ही सब काम करता है। परिकृत तेल बेचन में खाना बनाता पुरुष, यानी ये दोनों देंगे क्योंकि ये रूढ़िबद्धता को पार कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये भी दोनों पहला। दोस्तों आवाज़ आती है इधर उधर की, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा लक्ष्य पढ़ना, ना कि यहाँ की आवाज़ सुनना। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही। विश्लेषणात्मक कौशल में संपूर्ण कौशल को बताना, ये बिल्कुल सही उद्देश्य है। ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संधात्मक अधिगम
गतिविधि का क्या हो सकती है। तो कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती है एक सरपंच, नहीं। 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना, नहीं। विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना, बिल्कुल सही, क्योंकि वो बता पाएंगे किस प्रकार से क्या है, विद्यार्थियों के वो सही सही विचार बता पाएंगे, क्योंकि जो करके सीखना यानी खुद से बताना वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों के लिए। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षिक रूप से शामिल करने के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब बच्चों को केवल आ गया तो गलत ही है, आपका केवल गलत शब्द है, कुछ नेगेटिव शब्द होते हैं वो आ गए तो गलत ही है। मैं एक क्लास लूँगी जिसमें बता दूंगी आपको कि नेगेटिव शब्द ये हैं, जो आ गए बिल्कुल गलत है और जो पॉजिटिव आ गए बिल्कुल सही है। जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पढ़ाते समय विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उसको, ठीक है। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत और विद्यार्थी को सोचने कल्पना करने पर उत्तर देने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थियों को नियमित रूप से मौखिक संकेत देने यानी मौखिक रूप से पढ़ने के लिए कहना चाहिए, जब तो उनको समझ आएगा, समझेंगे वो लोग। एक दूसरे को उत्तर देने के लिए मौका देना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के लिए किस तरीकों को अपनाएंगे। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे। तो हम शिक्षक के किस तरीकों को अपनाएंगे देखते हैं। व्याख्यान विधि पर प्रश्न पूछना, ये तो बिल्कुल गलत है। भूमिका निभाने पर वाद विवाद, बिल्कुल सही, इसको भी अपना सकते हैं हम। बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, बिल्कुल सही। वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना, परिचर्चा करना, ये नहीं, हमारा आ जाएगा BC सही आंसर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा सही यानी BC। फिर हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए, नहीं। छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा, बिल्कुल गलत। सभी नेताओं के योगदान की गुणवत्ता का गलत है। स्थानीय नेताओं के प्रशंसक उदाहरण देना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमारा चौथा सही है। निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में अपना समानता को बढ़ाने के लिए व प्रोत्साहन करने के लिए जरूरी है। तो हमारा समावेशित वातावरण स्थापित करना और अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। तो हमारे ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ये भी आंसर सही है, तो हमारा तीसरा सही है। स्वच्छ में सरकार की भूमिका बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाया दोस्तों, समय बहुत हो गया है, जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन रहेगा वो करा दें। तो चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, बिल्कुल सही है। एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्तशाली, बिल्कुल तीनों सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फूड ABC। भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करती है। उपयुक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वेद है। कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, बिल्कुल नहीं है, गलत सही है। कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, बिल्कुल लैंगिक नहीं है। कथन परिपूर्ण है, बिल्कुल सही, तीसरा है कथन परिपूर्ण है। निम्नलिखित में से दिए 2 कथनों पर ध्यान दिए और सही विकल्प का चयन करें। तो हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है और सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक नैतिक मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्वान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। तो हमारा आंसर पहला सही है और दूसरा भी सही है, तो हमारे आंसर पहला और दूसरा दोनों सही यानी 4th माना जाएगा हमारा आंसर। फिर है इस प्रकार से हमारे देख सकते हो आप 90 क्वेश्चन संपूर्ण हो चुके हैं और इस चैनल पर हर हफ्ते वाइज एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी लगवाया जाएगा एवं 6 to 8 NCERT भी कराई जा रही है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट में ही बोली, एवं शेयर कर दीजिए एवं बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे सपोर्ट मुझे भी मिलेगा, आपको भी हर प्रकार का कंटेंट दिया जाएगा, आपको एग्जाम निकालने में हेल्पफुल मिलेगी हर जानकारी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों एवं आगे की वीडियो आगे के लिए आप आगे की वीडियो आगे की क्लासेस में मिलेंगी। ये आपको संडे वाइज मिलेगी, डेली थ्योरी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।